अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 13 या आप कह सकते हो कि 27 का चैप्टर है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स के हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं क्या है इसका। तो हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 1 और गिवन की। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं क्या है। लिखा हुआ है इन 9 days द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8 द नंबर प्रेजेंट इनिशियली। यानी सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो टाइम है और वो कितना दिया हुआ है 9 days। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 days। फिर कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8, तो ये ओरिजिनल हमारे पास हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये डिक्रीज़ हो रहा है 1/8। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/8 टू प्रेजेंट, जो उसका प्रेजेंट न्यूक्लियाई है उसके। तो ये वाली जो कंडीशन है n इज़ इक्वल टू 1/8 एड नॉट हो जाएगा हमारे पास। और आगे हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो दूसरी हेडिंग डाल देते हैं हम रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डालकर हम लिख लेते हैं क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का जो फार्मूला होता है, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 1/2 ln2 होता है। और ln2 को हम 0.693 भी लिख सकते हैं और अपॉन डिके कांस्टेंट या लैम्डा ये होता है। अब यहाँ पर हमारे पास लैम्डा नहीं है, तो जब लैम्डा नहीं है तो हमें लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ करना पड़ेगा वो रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डिके से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n इज़ इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा t। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले से हम डिके कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/8 n0 और n0 यहाँ लिख लेंगे, e माइनस डिके कांस्टेंट और t की जगह 9 आ जाएगा। अब n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और बचेगा क्या 1/8 इज इक्वल टू e माइनस डिके कांस्टेंट और 9। अब यहाँ से e ख़त्म करना है, तो e ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर हम ln ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड पर ln ले लेते हैं, ये ln और e कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लैम्डा 9 आ जाएगा और ln 1/8 हम जब निकालेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, ये आ रहा है 0.125। तो ln 0.125 ये आ रहा है माइनस 2.079। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ln 8 की जगह माइनस 2.079। 9 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.079 डिवाइडेड बाय 9 और डिके कांस्टेंट। तो हमारे पास डिके कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 9 कर देते हैं, तो ये आ रहा है 0.23। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0.23, ये डिके कांस्टेंट आ गया। और डिके कांस्टेंट निकाल कर हम, और इसका यूनिट सेकंड इन्वर्स होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ डेज रखा है तो डेज इन्वर्स इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाफ लाइफ की जगह पर। तो हाफ लाइफ की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर हमें पता लग जाएगा हाफ लाइफ का। ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया, इसलिए इसको आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है। तो 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट, उसकी जगह 0.23 लिख देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3 days आ जाएगा।
ये हमारे पास हाफ लाइफ आ गई। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2। तो हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 2 गिवन। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल 2 में सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। लिखा हुआ है द आइसोटोप, द फॉस्फोरस आइसोटोप हैज़ अ हाफ लाइफ गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ हमें कितनी दी हुई है, T इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 14.28 डेज, ये हाफ लाइफ है। व्हाट इज़ इट्स डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट हमें मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के लिख लेते हैं डिके कांस्टेंट हमें इसमें कैलकुलेट करना है, और फिर हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अब वही हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो ऊपर यूज़ करा था, 0.693 डिवाइडेड बाय डिके। ये कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 0.693 और हाफ लाइफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14.28 डेज़ है। लेकिन हमें इसको 14.28 डेज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। तो 14.28 को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं 14.28। अब यहाँ आपके पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे डेज़ को इससे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.618 एक्सपोनेंट -7 सेकंड इनवर्स। तो ये डिके कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब डिके कांस्टेंट निकालने के बाद हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 3 और गिवन। अच्छा जी, न्यूमेरिकल 3 गिवन के बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर लिथियम। लिथियम आपको दिया हुआ है और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है लिथियम का। तो जो लिथियम का एटॉमिक मास है उसको हम डिनोट कर लेंगे mx के साथ। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम वो कितना है, 7.016003 U। यहाँ पर मास हम किलोग्राम के अंदर नहीं बल्कि यूनिट के अंदर लिखेंगे। और अब इसके अंदर कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी है हमारे पास, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन है। अब मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg होता है, लेकिन जब इसको हम यूनिट के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7825 यूनिट। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखेंगे 1.008665 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ये गिवन है। अब यहाँ पर हमें जो लिथियम दिया हुआ है, लिथियम के हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी लिखने हैं। तो Z हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है, Z हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मतलब 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास n होता है, उसको हम 7 - 3 करेंगे तो 4 जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। अब हेडिंग डाल देते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में हमें क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। ये थर्ड न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में आपको ये बहुत बार लिखा हुआ नज़र आएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है B.E यानी बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट लिखते हैं। मास डिफेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ZmP + NmN, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा mx और c स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ कांस्टेंट होती है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। Z की जगह पर हम लिख लेंगे जो 3 आया था हमारे पास, और मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर 1.007825, फिर प्लस n की जगह पर लिख लेंगे 7 और mn की जगह 1.008665 और फिर माइनस mx आ जाएगा, mx की जगह पर 7.016003, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर c स्क्वायर, तो c स्क्वायर की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ लिख भी देते हैं c स्क्वायर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हमने रख ली हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये जो 3 है पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1.007825,
ये 3 मल्टीप्लाई करा इससे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3.023475 प्लस, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 1.008665, तो ये आ गया हमारे पास 7.060655। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गया और इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके बाहर -7.016003 और इन सब के बाहर स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा 931.5। अब इनको प्लस करके इससे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 3.023475 प्लस, अच्छा सॉरी ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमें इसको 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 1.008665, तो ये आएगा हमारे पास 4.03466, ये हमारे पास नंबर आएगा इसका। तो अब इसको हम डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं 3.023475 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस होकर 7.058135, इसको माइनस करेंगे 7.016003 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 के साथ, तो ये जो आंसर आया इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं -7.016003, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.042132 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 931.5 से, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 931.5, तो ये आ रहा है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी 39.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है, तो इसका आंसर भी हमारे पास किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 हो गया। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। तो हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 4 गिवन की। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं अपना क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी आसान सा है। उसके अंदर कह रहे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज, बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है और वो कितनी दी हुई है 22.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट निकालना है और सी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से लिखते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। बेसिकली ये डेल्टा एम को जब हम खोलते हैं तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है, यानी जेड एम एन प्लस एम एन और माइनस एम एक्स वगैरह। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 225, डेल्टा एम कैलकुलेट करना है, सी स्क्वायर 931.5, इसको यहाँ भेजकर डिवाइड कर देंगे 931.5। तो जब डिवाइड करेंगे हमारे पास तो मास डिफेक्ट हमारे पास आ जाएगा 0.24। अब इसमें हम जो यूनिट है किलोग्राम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यू यूज़ करेंगे, यानी कि यूनिट। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है हमारे पास, हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 5 और गिवन। न्यूमेरिकल 5 में क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कॉपर पैनी हैज़ अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक कॉपर का सिक्का है हमारे पास और उसका मास कितना दिया हुआ है 3 ग्राम। तो यहाँ लिख लेते हैं m इज़ इक्वल टू 3 ग्राम। आगे कह रहे हैं डिटरमाइन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वही बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन कब लिखा हुआ है वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल कॉपर न्यूक्लिया इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इग्नोर द एनर्जी दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस एंड एनर्जी दैट बाइंड्स वन एटम टू अनदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट
कॉपर का हमारे पास मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, तो उसको हम mx से डिनोट कर लेंगे और वो कितना हो जाएगा 62.939598 U। ये जो कॉपर है इसके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, हमें वो एनर्जी बतानी है जो उसने सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है अपने आप से, तो वो हमें एनर्जी निकालनी है। तो वो निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, इस एनर्जी से हम ज़्यादा प्रोवाइड करें तो ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो है ये ब्रेक हो जाएंगे। अब यहाँ पर mp और mn कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं mp 1.007825 यूनिट, mn लिख लेते हैं 1.008665 यूनिट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ कॉपर यानी Z 29 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 63, तो n के लिए हमें 63 माइनस 29 करना पड़ेगा, तो n हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा 34। ये सारा डेटा हो गया हमारे पास। अब रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं, एनर्जी मालूम करनी है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। सॉल्यूशन कर लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। अच्छा जी तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 1 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम होता है, डेल्टा एम की जगह ZmP प्लस NMN माइनस MX और C²। ये फार्मूला हो गया। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जैसे हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में करी थी। तो Z की वैल्यू हमारे पास 29 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.007825 से, फिर प्लस n की वैल्यू हमारे पास 34 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.008665 के साथ, और फिर माइनस mx करेंगे, mx यानी कि 62.939598 और फिर आखिर में 931.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 1.007825, तो ये आ गया हमारे पास 29.226925। फिर आगे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाय 1.008665, तो ये 86665, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.29461। ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 62.939598 और बाहर 931.5। अब इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करा देते हैं डायरेक्ट। तो 29.226952 प्लस हो जाएगा 34.29641 में, तो आंसर आएगा हमारे पास 63। अब ये इसको लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इससे माइनस कर देता हूँ, तो 62.939598, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.583764 और मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 543.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा काम करना है। न्यूमेरिकल 6 लिखा हुआ है, राइट बीटा डिके इक्वेशन प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई with proper chemical symbols including Z and A for each daughter nucleus। तो हमारे पास पार्ट ए में जो इन्होंने हमें पेरेंट न्यूक्लियाई दिया हुआ है वो है F,
F18 और 9, ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक नंबर। बीटा पॉजिटिव डिके हमें लिखना है, तो बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, हमारे पास ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है यानी 18, लेकिन ये जो हमारे पास 9 है इसमें से -1 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। 8 जो होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है और ये इसका ट्रिटियम वाला जो आइसोटॉप है, और साथ में बीटा पॉजिटिव और एनर्जी हमारे पास जो है वो एमिट होती है। फिर पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में जो हमें इन्होंने न्यूक्लियस दिया हुआ है वो है ऑक्सीजन 15-8। तो अब इसमें हम बीटा डीके कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये 15 नहीं है 18-8 है, बुक में मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम, ऊपर वाला मास तो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन अब ट्रिटियम जो है वो -1 होके ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा और बीटा पॉजिटिव और एनर्जी अपनी जगह पर रहेगी। तो ये दो इक्वेशंस हमें लिखनी थी इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ, शायद नहीं आ रहा था, हाँ। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई इसकी न्यूमेरिकल नंबर 6 की, इसमें और कुछ नहीं करना। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, इसका न्यूमेरिकल नंबर 7। तो न्यूमेरिकल 7 भी जो है पेपर के अंदर आ सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं न्यूमेरिकल 7 और गिवन की। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं। लिखा हुआ है डिवाइस यूज्ड इन रेडिएशन थेरापी फॉर कैंसर 0.5 ग्राम कोबाल्ट। मास ऑफ कोबाल्ट दिया हुआ है हमें, वो कितना है 0.5 ग्राम। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, उसको हम कैपिटल M के साथ लिख लेते हैं, वो है 59.9333819 U। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर कराना, इसको भी आप देख लो। ये जो हमने कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी यहाँ पर, ये जो कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकाली है ये 1 ग्राम थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि इसको हमें 3 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए निकालना है। तो अब इसको 3 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो 3 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर तो जगह ख़त्म हो गई, इसको मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, = N मल्टीप्लाई बाय बाइंडिंग एनर्जी। यानी बाइंडिंग एनर्जी को हम N नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो क्या होगा, mNa मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एटॉमिक मास जो गिवन है हमें वो कितना दिया हुआ है, मास जो गिवन है वो हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 ग्राम। एटॉमिक मास भी हमें पता है, लेकिन यहाँ पर और एवोगैड्रोस नंबर भी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, जैसे m की जगह 3 रख लिया, एवोगैड्रोस 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है, और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास 62.9395, और बाइंडिंग एनर्जी जो आई थी 543.77। इन सबको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो एनर्जी आ जाएगी 1.55 एक्सपोनेंट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वो एनर्जी है जो अगर हम कॉपर को प्रोवाइड करें तो वो अपने आप को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर ब्रेक कर लेगा। अब इसके न्यूमेरिकल नंबर 7 पर आ जाते हैं जो हमने छोड़ा था। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमने मास लिख लिए हैं, एटॉमिक मास। हाफ लाइफ दी हुई है कोबाल्ट की, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट कितना दिया हुआ हमें 5.27 ईयर्स। इसको हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, किस तरह से, जैसे पीछे किया था 5.27 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 × 60।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा एयर है तो यहाँ पर डेज़ आएंगे, एक 365 का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 166 एक्सपोनेंट 6 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो एयर था सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं। रिक्वायर्ड है हमारे पास डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक्टिविटी हमें मालूम करनी है रेडियो एक्टिव मटेरियल की। इधर ए नॉट का नाम दे देते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो डिके कांस्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं। तो डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम पहले हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं 0.693। हाफ लाइफ दी हुई है, इसको यहाँ भेज देते हैं 0.693 हाफ लाइफ। अब 0.693 डिवाइडेड बाय कर देंगे, जो हाफ लाइफ हमने निकाली थी वो कितना आया था 166 एक्सपोनेंट 6। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिके कांस्टेंट आ जाएगा 4.174 एक्सपोनेंट -9 सेकेंड इनवर्स। ये डिके कांस्टेंट आ गया। अब डिके कांस्टेंट निकालने के बाद हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n का फॉर्मूला भी हमने ऊपर लिखा था कि अगर मास दिया हुआ हो तो मास की मदद से हम n कैसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n नॉट, क्योंकि एक्टिविटी नॉट लिखा है। तो फॉर्मूला क्या था, मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो मास गिवन था कोबाल्ट का वो कितना दिया हुआ था वो लिख लेते हैं। कोबाल्ट का मास था हमारे पास 0.5 और Na 6.023 एक्सपोनेंट 23 कोबाल्ट का मास आ गया। और कोबाल्ट के मास के बाद नीचे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास कितना था कोबाल्ट का 59.933819। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.0247 एक्सपोनेंट 21। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए या नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई आ गए। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा एन नॉट लिख लिया। डिके कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया था 4.174 एक्सपोनेंट -9 और ये कितना है 5.0247 एक्सपोनेंट 21। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 2.095 एक्सपोनेंट 13 डिके ओवर सेकेंड। ये हमारे पास एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ गया। तो ये चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।